बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नया अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स के अंदर ही फाइनल अकाउंट्स एडजस्टमेंट जो है ना हम कर रहे थे। ठीक है जी, फाइनल अकाउंट एडजस्टमेंट हम ये कर रहे थे और उसके अंदर मतलब हम कर चुके हैं डेप्रिसिएशन हम कर चुके हैं, प्लस हम कर चुके हैं एक्रूड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एक तवील 5-6 शायद उसके ऊपर है अलाउंस फॉर बैड डेट्स का। तो ये 4 हम कर चुके थे। इसमें जो है सवालात के हिसाब से जो है हम एक आध लेक्चर को इजाफा कर देंगे, तो वो कोई मसला नहीं है हमारे लिए। लेकिन अब हम स्टार्ट करते हैं नया। ये जो हमने मैंने बताया था आपको कि लिस्ट ऑफ एडजस्टमेंट कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, नंबर 5 एंड 6 के ऊपर अगर आप देखेंगे कि जो पेमेंट्स हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट्स एज एन एसेट और रिकॉर्डिंग ऑफ पेमेंट एज एन एक्सपेंस, इसको हम अलग अलग जो है ना समझा नहीं सकते क्योंकि बहुत ये कोरिलेशन में है। बाद में हम इसको अलग कर देंगे, लेकिन यहाँ पे जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसको एक ही लेके चलना पड़ेगा हमको। ठीक है, जब केसेस पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर उसको हम वीकेंड यानी कि उसको डिफरेंशिएट के इफ वी रिकॉर्ड द पेमेंट एसेट, what shall be the rule we must follow, and if we record the payments as an expense, then what rules should be followed. ठीक है, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। ये जो लेक्चर्स होंगे पीछे जो हमने देखे थे तो ऑलमोस्ट जो है ना उसमें डेप्रिसिएशन आपका वो बहुत एलिमेंट्री है, वो अगली क्लासेस में आप पढ़ेंगे। उसके बाद आपने एक्रूड एक्सपेंस आपने पढ़ा, बहुत आसान था वो आपने देखा। एक्रूड इनकम आपने पढ़ा, वो भी बहुत आसान था। ये 3 जो है ना वो प्रैक्टिकल थे। अलाउंस फॉर क्या था, बैड डेट्स। अलाउंस फॉर बैड डेट्स जो है वो नॉर्मल इंडस्ट्रीज जो आपकी हैं और उनके अंदर जो है ना वो सच उसकी इम्प्लीकेशन नहीं है। वो मैंने कहा था फाइनेंशियल जो है इदारे हैं, सिर्फ वहाँ उनको इजाज़त है। ठीक है, एज़ पर लॉ। बाकी ये नहीं है कि मैं जो है ना कंपनी बनाई और मैंने कहा कि यार ये 1 लाख रुपया जो है ना वो बंदा नहीं दे रहा और मैं उसको जो है बैड डेट एक्सपेंस करार दे दूँ। इसका एक लंबा प्रोसीजर है एंड बिलीव मी आप इसको प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जो है आप अकाउंट्स में डाल देंगे, ओके, लेकिन असल तो आपको ये प्रूफ करना है अपने एफबीआर के अंदर। ठीक है, अपनी टैक्स रिटर्न में जब आप डालेंगे तो इट विल बी डिसअलाउड, क्योंकि वो पूरा आपको एक प्रोसीजर बताना पड़ेगा। तो कोई भी मैंने तो नहीं देखा पर्सनली, हम भी कामयाब नहीं हो सके। अच्छा जी, तो वो प्रैक्टिकल जो है ना एक्सपेक्ट आप लोगों का नहीं है, फाइनेंशियल इदारों के अंदर है। ये जो अब हम करने जा रहे हैं दिस वन, तो ये बहुत अहम है और इसको बहुत गौर से जो है ना आंखें फाड़ के और कान खोल के जो है ना उसको सुनिए और समझिए। ठीक है, क्योंकि मुझे भी जो है इसके नोट्स बनाने में जो है ना रियली आई फील डिफ़िकल्टी, क्योंकि बात ये होती है कि अगर स्टूडेंट जो है ना सामने बैठा होता है तो फिर सवाल जवाब हो रहे होते हैं, तो एक टीचर के लिए जो है आसान होता है कि वो उसको समझा सके। लेकिन वी आर एज्यूमिंग दैट यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, बट यानी कि प्रैक्टिकली यू आर नॉट। तो मुझे सवाल भी खुद ही समझने पड़ेंगे, जवाब भी खुद ही तलाश करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ये तमीज़ बांधने के बाद जो है ना। तो अब हम ये देखते हैं कि हम जब हमने शुरू से देखा है, हमने पता नहीं कोई 60-65 जो है ना हम पीछे लेक्चरों में देखे हैं कि जब भी हम पेमेंट करते हैं तो हमारे पास जो है स्ट्रेट जो है ना 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, कि हम या तो उन पेमेंट्स को जो है
हम इसको थोड़ा सा फर्दर करते हैं। जब हम पेमेंट करते हैं, इट मीन्स के आउटफ्लो हो रहा है ऑफ पेमेंट्स। अच्छा, अब यहां पे हम चलते हैं, व्हेन वी मेक पेमेंट्स, ठीक है। जब हम पेमेंट्स करते हैं, या देख लूं सही नजर आ रहा है, हाँ, व्हेन वी मेक पेमेंट्स, सही है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिजनेस। एक तो यार ये वायर बड़ा तंग करता है। सही है, व्हेन वी मेक पेमेंट्स, इट मीन्स we are incurring क्या, expenditures। यानी कि एक्सपेंडिचर का हो रहे हैं। बिजनेस जो है एक्सपेंडिचर कर रहा है। जब भी वो किसी को पेमेंट करेगा, इसका मतलब है एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे समझना। जस्ट अ मिनट, इस वायर को मैं जरा ठीक करूं। ओके, इसको थोड़ा सा मैं सही लिखूं। वी आर incurring एक्सपेंडिचर्स, ठीक है। यानी कि हम एक्सपेंडिचर हो रहे हैं। जाहिर है बिजनेस जो है पेमेंट जब करती है, दो चीजें होती हैं, एक इनफ्लो और एक होती है आउटफ्लो। ओह, इनफ्लो ऑफ कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। बिजनेस में दो होते हैं, बस दो ही चीजें होती हैं। कैश आ रहा है, इनफ्लो होगा तो ये क्या होता है, इट इज योर इनकम। आउटफ्लो हो रहा है, कैश जा रहा है, तो ये होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। दो ही चीजें होती हैं, तीसरी कोई चीज नहीं होती है। कैश जा रहा है, एक्सपेंडिचर हो गए, कैश आ रहा है, इनकम हो गई। व्हाट इफ के, यानी कि एक्सपेंडिचर को हम जो है, हम कोई चीज रिकॉर्ड नहीं करते, हम किसी किस्म का एसेट रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक है। तो क्या होगा, जाहिर है कि हमने अगर लैंड ली, हमने बिल्डिंग ली, हमने कहा कि नहीं हम इसको एसेट के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करें, ये आउटफुल है, तो इट बिकम योर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो कैश जा रहा है और कैश आ रहा है, ये दो चीजें बस बिजनेस के अंदर होती हैं। अब हम पहले वाले की बात नहीं कर रहे, ठीक है, वो आगे हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स की, आउटफ्लो जो कैश हो रहा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि वो जो है उसकी रिकॉर्डिंग हम किस तरह से करेंगे। जब एक्सपेंडिचर होता है तो जाहिर है कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं कि वो आपको जो मतलब उन एक्सपेंडिचर का जो होते हैं, अब हम इसकी बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर्स की, ठीक है। सम एक्सपेंडिचर्स आर कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जिनका सम एक्सपेंडिचर gives us benefit for long time, लिख दो, on long time basis, say benefit on long
टाइम बेसिस। यानी कि अब आप इसको ये समझिए कि जब आप कोई एक्सपेंडिचर करते हैं तो आप लॉन्ग टाइम बेसिस के ऊपर उससे बेनिफिट लेते हैं। से ओके, ये मैंने कोट लिया, ठीक है। अब मुझे नहीं पता, ये कोट मैंने पता नहीं 6 7 8 साल पहले लिया, तो एक दफ़ा मैंने खर्च कर दिया। अब इस कोट को मैं पहनता हूँ हर साल, और इस कोट के ऊपर जो मैंने खर्चा किया था उससे मैं बेनिफिट ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए। इसी तरीके से आप जो है कोई वो लेते हैं, वो क्या कहते हैं, फर्नीचर लेते हैं, ठीक है। आप व्हीकल लेते हैं, तो उससे भी बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म जो है ना बेसिस के ऊपर एटलीस्ट 5 साल तो आप इनसे बेनिफिट लेते ही हैं इन एक्सपेंडिचर्स से, ठीक है। अच्छा, और इसको डाल देते हैं। और कुछ जो बेनिफिट होते हैं, ओ सम एक्सपेंडिचर्स some expenditure expenditures do not gives us benefit uh, benefit on लॉन्ग टर्म बेसिस। यानी कि कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनसे हमको बेनिफिट जो है, हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलता है, सही है। और कुछ से हमें बेनिफिट जो है लॉन्ग टर्म मिलता है। अच्छा, और तीसरे जो होते हैं some expenditure gives us benefit for a short period of time, short, बहुत थोड़े वक्त के लिए आप उस ले सकते हैं। ये जो नंबर 1 जो लॉन्ग टर्म बेसिस से आप बेनिफिट ले सकते हैं, नंबर 1 को जो है ये हो गया। मैं इसमें लाइन डाल देता हूं। नंबर 1 एक्सपेंडिचर्स, यार पूरा लिख देता हूं मैं, एक्सपेंडिचर्स which gives benefit for long term is called capital expenditure। यानी कि वो तमाम पेमेंट जिनका बेनिफिट हम लॉन्ग टर्म बेसिस पे लेते हैं,
वो देता है, मिसाल के तौर पर गाड़ी हो गई, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, इक्विपमेंट हो गया, ये तमाम लोग जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, तो उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। मतलब ये हमारा कैपिटल हो गया, ये पड़ा हुआ है, ठीक है। और यार यार तार बड़ा तंग कर रहा है, मुसीबत। अच्छा जी। एंड एक्सपेंडिचर्स हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। which gives us which gives benefit for a short period of time is called revenue expenditure, right? Revenue expenditure. ये हम जो है अगर आप टर्म्स की आप देखें, उसी के जो 16-17 लेक्चर्स हैं, उसमें एक्सपेंडिचर्स को, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को जो है ना सब डिफाइन किया गया है और बताया गया है, सही है। तो यू कैन प्लीज रेफर टू माय दैट लेक्चर्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की जो लेक्चर्स हैं, उसमें आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में जो है ना, अगर देखना चाहें तो। अच्छा जी, तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि एक्सपेंडिचर जो हैं, जो लॉन्ग टर्म हमें बेनिफिट देते हैं बिजनेस को, वो तो कैपिटल कहलाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। इसको भी बड़ा ही लिख लेता हूँ मैं। ठीक है। और वो एक्सपेंडिचर्स जो कि हमें अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हमको बेनिफिट देते हैं, यानी कि कैश का वो आउटफ्लो। अब इसमें कन्वेंस होता है, आप गए बस में बैठे, कैब में बैठे, पैसे दिए बस, ठीक है ना। आपने कहा मुझे टावर लेके चले जाओ, पैसे दिए, आपने लाहौर तक का टिकट दिया, दैट्स ऑल। तो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक दिन का भी आपको ट्रैवल हो सकता है। जहाज़ का टिकट लिया तो 2 घंटे में आप पहुंच गए। आप रेल का टिकट लिया तो आप जो है ना, मेरे ख्याल में 16 घंटे में पहुंच जाएंगे आप, या 12 घंटे में पहुंच जाएंगे, आई डोंट नो, बहुत अरसा हो गया मैं गया नहीं रेल से। तो बस से जाएंगे तो 24 घंटे जो है ना। एक दफ़ा लाहौर से बस में आया था, कमर टूट गई जो है ना, इट टुक 24 ऑलमोस्ट 30 आवर्स जो है ना, बहुत तकलीफ से सफ़र हो गया था। अच्छा जी, तो उसके बाद जो है, अब मिसाल के तौर पर आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, आपके पास बिल आता है, आप पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। यानी कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि महीने का आपको अलाउ करती है केईसी या वापडा। आपने पेमेंट दिया, एक्सपायर हो गया बेनिफिट उसका, ठीक है। बल्कि उसमें तो आप बाद में पहले बेनिफिट ले लेते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। इसी तरह से टेलीफोन है। इसी तरीके से आप जो है ना तमाम चीज़ों को अपने जहन में लाइए, पर्सनल चीज़ों को भी जहन में लाइए। जैसे मैंने आपको पर्सनल चीज़ मिसाल के तौर पर कोड का मैंने आपको मिसाल दी। आप बुक लेते हैं, ठीक है, और बुक आपको कम से कम जो है बहुत फ़ायदा देती हैं, सालों फ़ायदा देती हैं। इवन आई डू हैव सम बुक्स ऑफ माई ग्रेट ग्रैंडफादर की जो है ना 1886 और 1888 1890 की कुछ किताबें मेरे पास रखी हुई हैं। और मेरे जो ग्रैंडफादर की जो है एक डिक्शनरी है 1925 की जो प्रिंट है, वो मेरे पास रखी हुई है इस तरह की। तो वो किताबें भी आपने देखी होंगी, बहुत पुरानी पुरानी, कौन सा है,
लूका साहब की जो है ना, जो मैंने पहला लेक्चर आपको बताया कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, किसने जो है ना वो निकाला, सही है ना। तो वो जो है ना लूका साहब थे, और मेरे ख्याल में 500 550 साल हो गए शायद उसको, जो है ना, मुझे ठीक से फिगर याद नहीं है। तो 550 साल चलिए हम ले लेते हैं। तो 550 साल से वो जो किताब उन्होंने लिखी थी, कलमी नुस्खा नुस्खा कहलाता है, जो वो अभी तक जो है ICAEW, जो CA का इंग्लैंड के जो CA है वहाँ पे रखी हुई है किताब, जो है यू कैन सी। जब आप नेट के ऊपर देखें तो किताबें भी जो है ना, आपको कलमी नुस्खा 1400 साल पुराना कुरान पाक का वो आपको मिल जाएगा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने का। तो ये जो चीज़ें हैं, मैं आपने देखा कि आपको बेनिफिट देती हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन सम पेमेंट्स ऐसी होती हैं। आपने चावल ख़रीदे महीने के, आपने पका है, खा लिया, ख़त्म, अल्लाह खैर सल्ला, यही होता है ना। आप गए, गोश्त ख़रीदा, दादा तो एक हफ्ते के लिए आप गोश्त, आप फ्रीज आ गए तो ख़रीदते हैं। हम रोज़ाना ख़रीदते थे, अपने ज़माने में जाते थे, तो ख़रीदा गोश्त, पकाया, बेनिफिट ख़त्म। यानी कि वो पेमेंट्स जिनसे आप वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है ना बेनिफिट ले सकते हैं, और वो ख़त्म हो जाती है उनका बेनिफिट, वो रेवेन्यू जो में चली जाती हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में चली जाती हैं। और वो बेनिफिट पेमेंट्स जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको देती हैं, मिसाल के तौर पर फर्नीचर आप ख़रीदते हैं, आप TV ख़रीदते हैं, आप गाड़ी ख़रीदते हैं, आप बिल्डिंग ख़रीदते हैं, ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाती हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने ऐसे, जो नंबर 2 है, सॉरी ये नंबर 3 था, ये सॉरी ये नंबर 3 है ना, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ना। ये जो है दिस वन, ये जो है ना लॉन्ग टर्म बेसिस होती है और ना ही शॉर्ट टर्म बेसिस होती है, ठीक है। इसके बारे में हम जो है बाद में हम गुफ्तगू करेंगे नेक्स्ट, क्योंकि जितनी भी गुफ्तगू होगी, राइट, वो इसी के बारे में होगी कि जिनका लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है और जिनका शॉर्ट टर्म बेनिफिट भी नहीं है, सही है। वेरी शॉर्ट टर्म, सॉरी शॉर्ट टर्म नहीं, वेरी शॉर्ट टर्म, कहाँ था, मैं इसको वेरी शॉर्ट टर्म बेस डाल दूं, ठीक है। तो ये आपका वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम होता है। जाहिर है 1 घंटा 1 मिनट आपने किराया दिया, ख़त्म बात। तो ये होता है, बिजली का बिल दिया 1 महीने के बाद वो ख़त्म हो गया, उससे बेनिफिट तो आप ले नहीं सकते ना अगले। तो वेरी शॉर्ट टर्म में, लेकिन ये है कि ना तो ये लॉन्ग टर्म है, ना ही neither very short term। ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, ना लॉन्ग टर्म में, ना बहुत ही जो है ना शॉर्ट टर्म में, बल्कि बीच के हिस्से में बात होगी उसकी, और इसी पे बात होगी सारी, और बड़ा लंबा जाएगा इस सिलसिला। अब जब कैपिटल एक्सपेंडिचर और हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये तो क्लियरली जो है ना आपको पता होता है, और हर एक को मालूम होता है कि अगर मैंने खरीदारी की है जनाब किसकी, मैं, ओहो यार, यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने खरीदारी की किसकी,
लैंड की मैंने खरीदारी की, बिल्डिंग की, प्लांट खरीदा, कोई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी मैंने, मशीनरी नीचे लिख देता हूँ, प्लांट खरीदा, मशीनरी खरीदी मैंने क्या खरीदा, इक्विपमेंट्स खरीदे, कोई इक्विपमेंट जो है ना ऑफिस इक्विपमेंट भी हो सकते हैं, कि यानी कि डिपार्टमेंट अगर बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो हम उसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये एडमिन डिपार्टमेंट का जो है वो इक्विपमेंट है, ये सेल डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट है, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का इक्विपमेंट है। तो उसको सेग्रीगेट कर लेते हैं हम, क्योंकि इक्विपमेंट जो है ना बहुत सारे खरीदे जाते हैं, तो इस तरह से, लेकिन एज अ होल वो इक्विपमेंट कहलाते हैं। अच्छा जी, ये हो गई। और क्या होती है, फर्नीचर, एंड फिक्चर। ये नॉर्मली एक ही लफ्ज़ हम कहते हैं, लेकिन ये दो लफ्ज़ हैं। फर्नीचर जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सही ना, जिसके ऊपर चढ़ के हम काम कर सकते हैं, कुर्सी है आपकी, सोफ़ा है, टेबल है, ये तमाम चीज़ें जो है ये फर्नीचर हैं। वो आपकी बुक शेल्फ होती हैं, ये सारी चीज़ें। फिक्सचर क्या होती हैं, फिक्सचर होती हैं आपकी ट्यूबलाइट हैं, आपका एसी है, सही है, ये तमाम चीज़ें फिक्स यानी कि फिक्सचर्स हो गई, जो फिक्स हो जाती हैं किसी जगह के ऊपर, नॉर्मली जाहिर है दीवार के अंदर। अब ये हो जाते हैं। और कोई चीज़ मैं बहुत सारी तो खरीदने, व्हीकल, हाँ ये व्हीकल है आपके पास, व्हीकल्स हो गई आपके पास। और क्या हो सकता है, ओ कंप्यूटर, आजकल के ज़माने में तो कंप्यूटी टी यार सही है ना, हाँ। अब जो है, अच्छा ये जो इक्विपमेंट के अंदर जो है ना, इसमें प्रिंटर वगैरह सब आ जाते हैं ऑल्सो, यानी कि बाज़ दफ़ा होता था कि जैसे हम लोग भी सवाल करते थे कि इक्विपमेंट के अंदर क्या प्रिंटर आएगा, तो इक्विपमेंट के अंदर ही प्रिंटर भी आएंगे। इवन जो है कोई बहुत अच्छे आपने कैलकुलेटर्स वगैरह लिए हुए हैं तो वो भी इक्विपमेंट में ही आएंगे। अच्छा जी, और कोई चीज़ है इक्विपमेंट, टक टक टक, नॉर्मली जो है आपके यही हैं, बाकी तो यही होते हैं, ये तमाम के तमाम जो हैं, ठीक है, ये ऑल कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, ये तमाम के तमाम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं आपके। और जब भी जो है आप इसको जो है ना खरीदते हैं तो आपको कोई मुश्किल नहीं होती है, और आप इन्हीं अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, ठीक है, और कैश क्रेडिट दे देते हैं, कोई मसला नहीं होता। हम देखते हैं पीछे काफ़ी जनरलाइज जब हम इंट्रीज कर रहे थे, ये हम देखते आए, ये तमाम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। अब वो एक्सपेंडिचर्स जो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको बेनिफिट देते हैं, मैं बात कर चुका हूं, वहां तो मैं ज्यादा नहीं जाता। अब इसमें आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो होती है सैलरीज होती है, एक लंबी लिस्ट है, सैलरीज हैं, वेजेस होती हैं, रेंट होता है, ठीक है, एंड स्टेशनरी रेंट होता है, एंड और क्या होता है यार, इलेक्ट्रिसिटी होती है, टेलीफोन होते हैं, गैस का बिल आता है वो होता है,
वाटर का बिल आता है, वो होता है, ठीक है, और कुछ और साफ बहुत पता नहीं कितने आपके हैं। यस, एंड इसको मैं लाइन डाल दूं, हम कन्वेंस होता है, ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है, एंड किसी को कमीशन दिया है आपने, वो होता है, यानी कि कोई एजेंट दिया या सेल्स कमीशन हो गया, सही है ना, बहुत सारे लिख लिए हमने। ये हो सही है ना। रेंट को जो है मैं बहरहाल मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, ये जो है ये तमाम जो है ऑल कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, देख लूं मैं, नजर आ रहा है। ये तमाम जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहलाते हैं। यार आज तार बहुत तंग कर रहा है। और इन तमाम के आगे जो है हम क्या लिखते हैं, एक्सपेंस, यानी कि खर्च। इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं, राइट, इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करते हैं और इसको एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं। अब समझ में आ गया कि वो तमाम पेमेंट्स जो हैं जिनका बेनिफिट आप लॉन्ग टर्म बुनियादों पे लेते हैं, वो एसेट, ये बहुत ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर असल में बार क्योंकि यही आपका यही जो है ना ईयर है इसको समझने का, उसके बाद तो धड़ाधड़ आगे चल रहा है। उसके बाद कुछ जो है ना बेनिफिट हमने देखी कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो आप बेनिफिट आपको मिलता है, वो तमाम की तमाम जो है एक्सपेंस के तौर पे लिखी जाती हैं, ठीक है। ये नोट करते रहना, बाद में बहुत काम आएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हम ये देख चुके थे कि जब हम सैलरीज की पेमेंट करते थे तो हम लिखते थे सैलरी एक्सपेंस, वेजिस की पेमेंट करते थे तो वेजिस एक्सपेंस। मुझे डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये फ़ौरन जो है आपके जहन में जो है ना हम एनालाइज करते थे, यानी कि जब भी ये पेमेंट करेंगे, यानी कि इनकी या इनकी, हम इसको एनालाइज करेंगे। 4 स्टेप ऑफ एनालिसिस जो अब तुम लोगों को आ गया होगा, जो भी एक दो बच्चे पढ़ रहे हैं मुझसे जो है ना देखते हैं। तो 4 स्टेप ऑफ एनालिसिस को जो है ना मेरी शुरू के जो है लेक्चर्स को जो है ज़रूर जो है ना देख लेना। एक तो माइक भी नीचे हो जाता है तो आवाज़ आहिस्ता हो जाती है। अच्छा जी, तो ये आपने जब भी ये रिकॉर्डिंग करते हैं तो 4 स्टेप्स ऑफ एनालिसिस को जो है ना हम देखते हैं। अब मसला ये होता है कि एक पेमेंट ऐसी होती हैं, कुछ पेमेंट्स जो कि ना कैपिटल नेचर की होती हैं ना रेवेन्यू नेचर की होती हैं, लेकिन वो पेमेंट पेमेंट की जाती हैं। नॉर्मली जो है उनको हम जब होते हैं तो वो उसका बोथ नेचर जो होता है वो कैपिटल नेचर की भी होती हैं, यानी कि उनसे बेनिफिट आप थोड़ा सा नॉट इंस्टेंटली उनका से बेनिफिट ख़त्म नहीं होता है, बल्कि थोड़ा लॉन्ग टर्म बेसिस पे उनका बेनिफिट आप ले सकते हैं उन पेमेंट से। बट एक सर्टन जो है पॉइंट होता है कि नॉर्मली 12 महीने नेक्स्ट 12 मंथ्स में उनका जो है ना बेनिफिट जो है एक्सपायर हो जाता है। इन सम केसेस जो है इट में गो फॉर 18 मंथ्स या 24 मंथ्स, बट इज नॉट, उससे आगे जो है ना नॉर्मली होता नहीं है। तो वो ये जो
होती हैं, अब मैं ये मिटाता हूँ, या आप लोगों ने लिख लिया होगा यकीनन, अगर नहीं भी लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है। अच्छा जी, ये हमने देख ली 1 और 2। अब जो है, जो मेन है, इनको रिकॉर्ड करने में तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करने में कोई मसला नहीं होता, और हम इसकी रिकॉर्डिंग अभी तक तो करते ही चले आ रहे हैं। लेकिन एक अब यहां पे एक ऐसा आया, ये वाला, दिस वन। असल जो है मसला ये होता है कि सम एक्सपेंडिचर डू नॉट गिव्स बेनिफिट। असल है नंबर 2। नंबर 2 ये कहता है कि सम बेनिफिट जो है, सम एक्सपेंडिचर benefit नहीं, हाँ ये मैं थोड़ा, डू नॉट gives us benefit, यहां से लिख ला, benefit on long term basis। सही है, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर हमको बेनिफिट नहीं मिलता है, नाइदर, सही है, neither it gives benefit for a very short period of time। ना ही लॉन्ग टर्म होता है, ना ही फौरन ख़त्म हो जाता है। फौरन ख़त्म होने की मिसालें हमने दी, स्ट्रेट अवे एक्सपेंस है, फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की मिसाल दे दी हमने, लैंड बिल्डिंग वगैरह वगैरह, ठीक है। कुछ एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं जिनकी जब हम पेमेंट करते हैं तो उनका बेनिफिट जो है, मैंने बात की है कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जाता है, या नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम उनसे बेनिफिट ले सकते हैं या लेते हैं। सही है। अब इन असल जो है मसला इन्हीं एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्डिंग का होता है कि इन एक्सपेंडिचर्स को हम कैसे रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमारे पास, हमने तो यही देखा है ना कि हमारे पास या तो वी हैव ओनली 2 टाइप्स ऑफ अकाउंट, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कहते हैं एसेट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को हम कहते हैं एक्सपेंस। और जब भी हम इसके लिए पेमेंट करते हैं तो एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, इसके लिए पेमेंट करते हैं तो एक्सपेंस के लिए रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन अब क्या किया जाए कि अगर पेमेंट का नेचर बोथ है, यानी कि एसेट के तौर पे भी हम ले सकते हैं इसको क्योंकि नेक्स्ट पीरियड में जा रहा है, और एक्सपेंस के तौर पे भी ले सकते हैं आप कि वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में खत्म हो जाएगा, ले लो एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर लो। सही है। इट डिपेंड्स कि इसको, इन पेमेंट्स को, सही नजर आ रहा है, इट डिपेंड्स कि इन पेमेंट्स को
हमने इन पेमेंट्स को हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, ये कंपनी की पॉलिसी होती है। इट डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी। यार इसका चला गया खत्म। डिपेंड्स ऑन कंपनी पॉलिसी के एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना है इन पेमेंट्स को नहीं, इन पेमेंट्स को, ठीक है। इन पेमेंट्स को एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करना है या एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करना है, ये कंपनी की पॉलिसी है। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो उसकी पॉलिसीज होती हैं ना हर कंपनी की, या अगर छोटा इदारा है तो छोटे इदारे में ज़्यादा ऐसी पॉलिसी इस तरह की डिफाइंड नहीं होती हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन जो कि अकाउंटिंग हेड होता है, अकाउंट डिपार्टमेंट हेड होता है। ये मैं बता रहा हूं आपको कि जो अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड होता है वो कहता है कि इन पेमेंट्स को हमने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लो या इनको सब एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लो, सही है। तो वो भी कंपनी की पॉलिसी होती है, लेकिन कंपनी की पॉलिसी जो है ना एक ब्रॉडर यानी कि एस्पेक्ट में जो है ना वो लिखी भी होती है, वेल डिफाइंड होती है, और वो जो बहुत बड़े इदारे होते हैं उन्हीं में होती है। यहाँ पे जो है ना अब अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का हेड जो है सिंपल अकाउंटेंट भी हो सकता है और एक क्वालिफाइड अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करती हैं कि करें क्या, कहना क्या चाहते हो, समझे ना, वो वाली बात हो रही है। यहाँ पे ये चीज़ समझनी है कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन को। अगर हम इफ वी रिकॉर्ड these payments as asset, एक सेकेंड ये देखता हूँ, नजर आ रहा है तो दूसरा पेन ले लेता हूँ, अच्छा, अगर हम एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं तो क्या होता है, देन वी इसको कहते हैं स्लोली या ग्रेजुअली हम लिख देते हैं, ग्रेजुअली these assets is expense out। हम इस एसेट्स को आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंस में डाल के ख़त्म कर देते हैं, सही है। एसेट को रिकॉर्ड किया और फिर जितने महीने का है पेमेंट उसमें डिवाइड करके हम उसको एसेट को ख़त्म कर देते हैं, मतलब एक्सपेंस आउट कर देते हैं। और अगर ये तो बहुत आसान तरीका होता है, इफ वी रिकॉर्ड if we record these payments as expense, फिर क्या करते हैं, अभी तो एक्सपेंस नहीं है ना, इसका कुछ पार्ट जो है वो एसेट है, वो एसेट मींस नेक्स्ट पीरियड के अंदर हम इसको यूटिलाइज करेंगे या हमें ये बेनिफिट देगा। तो देन क्या करते हैं हम,
यहाँ पे then we take out that portion of amount लिख लेते हैं which will give us benefit in next अकाउंटिंग पीरियड लिखें तो बेहतर है. अकाउंटिंग पीरियड, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सही है. यहां तो हम जो है हमें रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी रिकॉर्ड है कि ये हमें मुस्तकबिल में पैसा बेनिफिट देता रहेगा. उसमें जितना बेनिफिट ले लिया उसको हम एक्सपेंस में डालते गए, एक्सपेंस को इंक्रीज करते गए. व्हेन एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, डेबिट एक्सपेंस को डेबिट करते चले गए. और एसेट डिक्रीज हो रहा है, चलो एंट्री बना देता हूँ यहाँ पे, यानी कि एक्सपेंस को आप डेबिट करते हैं और एसेट को आप क्रेडिट दे देते हैं. ठीक है, ये आपकी एंट्री हो जाती है. अब यहां पे क्या होता है, यहां पे हमने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था. उस एक्सपेंस के अंदर हम वो देखते हैं कि पोर्शन कितना अमाउंट का पोर्शन बच गया है जो कि नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हम जिससे बेनिफिट लेंगे. सही है. पोर्शन मींस ये नहीं कि नेक्स्ट मंथ लेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड. यानी कि अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड जो है जनवरी से दिसंबर है, कुछ भी हो सकता है, बात हो चुकी थी इस पे, जुलाई से जून है. नॉर्मली ये दो होते हैं, ये मैं पिछली लेक्चर्स में बहुत बता चुका हूं. सही है. जनवरी से दिसंबर. और अब दिसंबर के बाद नेक्स्ट जो है ईयर शुरू हो गया जनवरी से, और यहां पे जून के बाद नेक्स्ट शुरू हुआ जुलाई से. तो यहां पे नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड जो मैंने बोला, अगर दिसंबर में क्लोज होते हैं आपके अकाउंट्स, ठीक है, आप जनवरी से दिसंबर तक अपने फाइनेंशियल यानी कि इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनाते हैं, तो नेक्स्ट आपका अकाउंटिंग जो पीरियड होता है वो जनवरी से स्टार्ट होता है. सही है, जनवरी से. और अगर आपका जुलाई टू जून होता है तो आपका नेक्स्ट पीरियड यानी कि आप फाइनेंशियल आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट जो है वो फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून आप बनाते हैं, तो नेक्स्ट जो पीरियड होगा आपका अकाउंटिंग वो इट विल स्टार्ट फ्रॉम जनवरी. तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो हमने एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है, इसका कितना पोर्शन जो है इस से ताल्लुक रखता है या इससे ताल्लुक रखता है. ठीक है, कितना पोर्शन, वो पोर्शन को हम छोड़ देते हैं, और जितना पोर्शन नेक्स्ट जनवरी से आगे या नेक्स्ट जुलाई से आगे का होता है उसको हम निकाल लेते हैं और रिकॉर्ड करते हैं. एसेट को हम डेबिट कर देते हैं, और एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया था, एक्सपेंस को हम कम कर देते हैं. क्यों? क्योंकि एक्सपेंस तो नहीं है ना, एक्सपेंस तो नेक्स्ट पीरियड का है. जब नेक्स्ट पीरियड आएगा तो फिर इस एंट्री को हम रिवर्स कर देंगे. सही है. तो ये चीज जो है हमने इनिशियली ये देख ली कि
आगे के लेक्चर को असल में करने के लिए जो है इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी था। एंड आई होप के अब इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी रहती नहीं है कि हम लेक्चर शुरू होने से पहले जो है ना हम बताएं। अच्छा जी, अब हम जो है नॉर्मली जो है जब देखते हैं फिर उसके बाद नया इससे ही स्टार्ट करेंगे। ओके, मैं जो है अब इसकी बात नहीं, हम देखें ये हमने देख लिया, ये तो है ही एक्सपेंस, मसला ही नहीं है, यानी कि रेवेन्यू, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया कि ये रेवेन्यू है, ये तो हो गया एक्सपेंस आपका। ये मैं यहाँ पे लिख दूं, ये हो गया आपका एसेट और ये हो गया आपका एक्सपेंस, ठीक है। ये हो गया एसेट और ये हो गया एक्सपेंस। इसकी हमने देख लिया, बात कर ली यहाँ पे कि जब होते हैं तो हम लैंड को, बिल्डिंग को वगैरह को डेबिट कर देते हैं और कैश को क्रेडिट दे देते हैं। रिकॉर्डिंग हो गई और हमें बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है, एक्सपेंसेस हैं सारे, जब उनकी पेमेंट करते हैं तो हम एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। सही है, एक्सपेंस की लिस्ट हमने यहाँ बना दी थी और एक्सपेंस को डेबिट कर देते हैं। मिसाल के तौर पर सैलरी एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, उसको डेबिट कर देते हैं और हम कैश को क्रेडिट दे देते हैं। असल मसला यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मली जो है अब मैं ये चीज मिटाता हूं और अब हम बात करेंगे ओनली नंबर 2 की, यानी कि वो पेमेंट्स जिनमें they have both qualities, neither they are for long term basis and neither they are very short term basis, ठीक है ना। अब नॉर्मली जब हम देखते हैं there are, फिर इसके बाद ये हम लेक्चर क्लोज करेंगे, there are normally 4 types of these payments। कौन सी होती हैं? नंबर 1 बहुत मशहूर ज़माना है आपकी ऑफिस सप्लाईज, यानी कि आपने ऑफिस सप्लाईज खरीदी, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? दूसरी कि आपने एडवांस या प्रीपेड रेंट दिया, रेंट, ठीक है। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि आप 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का रेंट आप देते हैं। तीसरी जो है आपके पास होती है प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस होती है 1 साल की है, मतलब उसने जाना ही जाना होता है अगले साल पे। अगर जनवरी से जून, दिसंबर है और जनवरी में आप कर रहे हैं तो फिर तो अगले साल नहीं जाएगी। इसी तरीके से जुलाई से जून है और आप जुलाई में ले रहे हैं तो अगले साल पे नहीं जाएगी, ठीक है। लेकिन जाहिर फरवरी में ले रहे हैं तो अगले साल इसने जाना ही है। अच्छा जी, और चौथी होती है एडवांस या प्रीपेड सैलरीज। ये नॉर्मली जो है 4 टाइप्स की मेरे ख्याल में है ना होती हैं, जो मैंने नोट डाउन की थी। सही है। अब ये 4 टाइप्स जो ऐसी होती हैं कि इनकी जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है, जब इनके लिए पेमेंट करते हैं तो कुछ हिस्सा जो है करंट अकाउंटिंग ईयर के अंदर एक्सपायर होता है
और कुछ हिस्सा नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपायर होता है। सही है, यानी कि करंट अकाउंटिंग ईयर में कुछ हिस्सा बैलेंस शीट में जाता है और कुछ हिस्सा इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो इसको जो है हमने किस तरह से रिकॉर्डिंग करना है और फिर किस तरीके से जो है हमने एसेट निकालना है और एक्सपेंस निकालना है, तो ये जो है ज़रा हल्का सा ट्रिकी होता है। ये मैंने लकीर खींच दी है, ठीक है, उसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, ये चीज़ हो गई। तो अब इस लेक्चर को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और हम नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड देखेंगे कि हम उन एक्सपेंडिचर के लिए पेमेंट कर रहे हैं जो कि नाइदर फौरन जिनसे बेनिफिट ख़त्म हो जाता है या मोर देन लॉन्ग टर्म, यानी कि 3-4 साल तक जो है ना जिससे बेनिफिट हम ले सकते हैं, बल्कि वो इन बिटवीन जो है ना विद इन नेक्स्ट 12 मंथ में जिसका बेनिफिट हम ख़त्म हो जाता है। तो ये 4 तरीके की पेमेंट होती हैं। उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगर एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? इसमें से एक्सपेंस। और अगर एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे तो इसमें से निकालना पड़ेगा एसेट्स। क्योंकि एसेट रिकॉर्ड कर लिया तो मुझे तो इनकम स्टेटमेंट बनानी है, मुझे तो ये बताना है कि इस साल इतना खर्चा हुआ। हम तो पूरा का पूरा पेमेंट जो है ना एसेट में रिकॉर्ड कर लिए हैं, वो तो एसेट तो बैलेंस शीट का आइटम है, तो उसमें से मुझे एक्सपेंस का पोर्शन निकालना है। ठीक है, फॉर इनकम, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस लिखो यार, फॉर प्रॉफिट एंड लॉस। और यहां मुझे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है तो एसेट का पोर्शन निकालना है फॉर बैलेंस शीट। रिमेंबर, ये चीज हम अब नेक्स्ट जो है हम लेक्चर में देखेंगे और ये काफी तवील रहेगा इस पर डिस्कशन, क्योंकि अकाउंटिंग की मेन जो है वो दिस है। और ये चीज़ अगर बच्चों समझ में आ गई तो इंशाल्लाह जो है ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यार इसको समझाना भी एक मसला है, इसको समझना भी मसला है। तो ये नहीं समझना है कि मैंने 1, 2, 3, 4 दफ़ा जो है ना इसको देखा है और मैं समझ गया, नेवर। ये एक मुसलसल जो है ना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 25-30 आपको सवालात देखने पड़ेंगे, सही है, उसको करना, हल करना पड़ेगा, फिर ये चीज़ आपको इंशाल्लाह जो है ना, और वंस अगर ये आपके जहन में आ गई जिस तरह से मैंने बताया है, अगर आपके जहन में बैठ गई तो फिर आप एक अच्छे अकाउंटेंट समझ ले, बुनियाद पड़ गई। ओके, तो हम इसको क्लोज करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया तुम लोगों का। सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई, एंड टेल योर फ्रेंड्स जो कि अभी जिन्होंने अभी अकाउंटिंग पढ़ना शुरू की है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ा करो और नमाज भी। अल्लाह हाफिज़।